नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं विशाल भाटी स्वागत करता हूँ आपका O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। और आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो जैसे कि नाम बता रहा है मोशन इन अ प्लेन, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर हम बात करें मोशन इन अ प्लेन, तो इनमें डिफरेंसेस किस चीज के होते हैं। अगर मैं बात करता हूं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जो भी मोशन हो रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर मैं एक्सिस के बेसिस पे देखूं तो कोई भी मोशन अगर एक ही एक्सिस में हो रहा है, जैसे एक्स एक्सिस मान लो या फिर वाई एक्सिस मान लो, तो उसको बोलेंगे हम क्या, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पर अगर बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन की, तो प्लेन में क्या होता है, दो एक्सिस हमें कंक्लूड करने होते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन बोला जाएगा कि दो दो एक्सिस में मोशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन। अगर मैं बात करता हूं, इसका एग्जांपल लेते हैं मोशन इन अ प्लेन का, कि अगर कोई भी मान लो एक पर्सन है, पर्सन ए, ठीक है, ये मूव कर रहा है किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो अगर वो ए से बी तक सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर वो ए से बी तक पहुंचने में कोई अदर वे भी अपना रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, मोशन इन अ प्लेन। तो ये डिफरेंस किस में है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। नेक्स्ट चलते हैं। ये चीज हमने स्केलर और वेक्टर लास्ट क्लास में भी देखा था कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर क्वांटिटीज बेसिकली वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, उनको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। सेकंड आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज, तो जिस भी क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं हम वैल्यू, और इसी के साथ अगर हम देखें डायरेक्शन भी, तो उसको हम कंक्लूड कर देते हैं, वो क्या है, वेक्टर्स। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस करूं स्केलर में और वेक्टर में, तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, उनके पास होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर्स के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम दोनों स्केलर और वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज होती है, वो होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज होती है। जैसे मान लो किसी की वैल्यू थी 5, वो चेंज होकर 7 हो जाए, 10 हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है, वो उसकी वैल्यू में ही चेंज हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, उसे उसकी डायरेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। सेकंड आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज, तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि चेंज इन मैग्नीट्यूड से भी चेंज हो, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज करने से भी उनकी जो भी क्वांटिटी है वो चेंज हो जाए, तो ऐसी क्वांटिटीज को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट आता है कि स्केलर क्वांटिटीज जो होगी उनकी सेम यूनिट्स होगी अगर हम उन्हें ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल समझते हैं कि जैसे 2 kg शुगर, ठीक है, और हम बात करते हैं 2 kg पोटैटो, ठीक है, तो शुगर और पोटैटो दोनों की यूनिट्स कैसी है, केजी, मास, ठीक है, इनको हम सिंपली एड ऑन कर देंगे, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं वेक्टर्स की, तो ये क्वांटिटीज सिंपली ऐड नहीं हो सकती है एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मतलब कि उनके मैग्नीट्यूड को सिंपली हम ऐड नहीं कर सकते हैं, हमें दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि उनकी डायरेक्शन भी कुछ होती है, डायरेक्शन के बेसिस पे ही हम उसका रिजल्टेंट कुछ निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनको हम ऑर्डिनरी लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए बी सी 5 6 8 नॉर्मल बोल दिया किसी को भी, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। पर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, कोई भी क्वांटिटी नॉर्मल, उसके ऊपर एक एरो ऐसे बना देंगे जो रिप्रेजेंट कर देगा कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम अगर बोलेंगे तो बोलेंगे ए वेक्टर, ठीक है। और देखते हैं, इसको बोल दिया बी वेक्टर, इसको बोल दिया सी वेक्टर। तो इन्हें डिनोट करने का एक सिंबल होता है, ऊपर किसी भी अल्फाबेट पे ऊपर एक साइन लगा देंगे एरो का, तो उसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे वेक्टर क्वांटिटीज को। कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। स्केलर के एग्जांपल देखें तो लेंथ, मास, वॉल्यूम, स्पीड, ये सारी ऐसी क्वांटिटीज है जिन्हें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं है, डायरेक्शन से इन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में ये है, कौन सी डायरेक्शन में ये नहीं है। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या बोले जाएंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोले जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्या वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, ठीक है,
किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है तो उसी को हम बोल देते हैं वेलोसिटी। फोर्स की बात करूं तो एक ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर दिया उसकी पोजीशन से, पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में हुई है, तो फोर्स को भी क्या कंक्लूड करूंगा, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। सेम मोमेंटम में, मोमेंटम क्या है, p, ठीक है, p इक्वल्स टू होता है mv। तो ये भी डिपेंड किस पे करता है, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या प्रोवाइड कर रही है हमें, मोमेंटम को वेक्टर प्रोवाइड कर रही है हमें। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस के बाद कि अब वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है। एक एरो फॉर्म करेंगे, ये हो गई एरो, ठीक है। इस एरो का ये जो है ये पार्ट बोला जाता है हेड, और लास्ट वाला पार्ट इसको बोल देंगे हम टेल। ये है रिप्रेजेंटेशन किसकी, वेक्टर्स की, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू बोल दी मैंने वेक्टर ए, तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो कोई दूसरा वेक्टर लेते हैं हम, ये वेक्टर है, इसको बोल दिया वेक्टर वी, तो रिप्रेजेंटेशन किसकी हो गई, ये होगी वेक्टर वी की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो वेक्टर्स को हम एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम बेसिकली दो टाइप के वेक्टर्स देखते हैं, ठीक है। जो मोशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो स्ट्रेट लाइन हो जाता है, एक होता है रोटेशनल, ठीक है। उनके बेसिस पे ही हम वेक्टर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक होगा पोलर, एक होगा एक्सियल। अगर मैं पोलर की बात करूं तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन, ठीक है, चेंज हो, या डायरेक्शन जो हो किसके बेसिस पे हो, मोशन की डायरेक्शन के बेसिस पे हो। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव किया मैंने, ये मान लो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसमें अगर मैं क्वांटिटी की बात करूंगा तो इसमें डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन कर दूंगा कि ये हो गई ईस्ट, तो यही हमें क्या बता रहा है, ये है एक पोलर वेक्टर, ठीक है जी। तो ये बोल दिया मैंने वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या है, एक पोलर वेक्टर है जिसमें एक रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, कि जिधर की तरफ हमने मोशन किया है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मोशन किया है, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स ईस्ट होगी। तो यही क्या बोलेंगे हम, पोलर वेक्टर्स। एक्सियल की अगर बात करूं तो एक्सियल पहले तो एक सर्कुलर मोशन जो होते हैं उनमें, रोटेशनल मोशन जो होते हैं बेसिकली उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। रोटेशनल मोशन क्या है, जैसे रोटेशन ऑफ डिस्क, तो वो हमेशा कहां से रोटेट करते हैं, वो करते हैं एक्सिस, और जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट करते हैं उस एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करें तो इसमें मोशन जो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बोलो या क्लॉकवाइज बोलो, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, अरे इधर से बात करें तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो दो तरीके के मोशन होंगे, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे वेक्टर की। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन के बेसिस पे ही उनकी भी खुद की डायरेक्शन निकलती है, उनको बोलते हैं हम एक्सियल वेक्टर्स। इसकी अगर बात करूं एग्जांपल्स की, ठीक है, तो एग्जांपल्स क्या होगा, सीधा फोर्स, वेलोसिटी, ये सब किस चीज के एग्जांपल है, ये सब है पोलर वेक्टर्स के एग्जांपल। एक्सियल की बात करूं तो बेसिकली एग्जांपल आता है दिमाग में टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल, जब कोई भी बॉडी रोटेशन करती है तो उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होती है और जो उसे रोटेट कराती है उसी को बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। तो पोलर और एक्सियल, इन दोनों को हमने डिस्टिंग्विश कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो ये हमेशा हम पोजीशन देखते हैं किसी भी पॉइंट की विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो डायग्राम से देखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, मैं एक वेक्टर ला रहा हूं, कोई वेक्टर ए है और मैंने कर दिया इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट, ये हो गया वेक्टर ए, ये बोल दिया मैंने वेक्टर ए, ठीक है। इस पॉइंट पे, ये कोई पॉइंट है, इसको मान लो पी, इस पॉइंट पे ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, इसको बोलूंगा मैं क्या, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक से ज्यादा ऐसे पोजीशन वेक्टर्स अगर यूज कर रहा हूं मैं इस तरीके से, ठीक है, तो इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस है, ये वाला,
ये वाला जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये वाला, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अगर मैं किसी भी वेक्टर की पोजीशन देख रहा हूं ओरिजिन से तो उसे बोलूंगा मैं पोजीशन वेक्टर। अगर किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उनके हेड हेड में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो उन डिफरेंस को मैं क्या बोलता हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स बोलता हूं। ये रिप्रेजेंटेशन होगी पोजीशन वेक्टर की और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। नेक्स्ट आता है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, देखेंगे कि किस तरीके से ये डिफाइन होते हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर और नल या जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे स्टार्टिंग करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। तो कोई भी दो वेक्टर्स की अगर बात कर रहा हूं मैं, मान लो एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, एक कोई दूसरा वेक्टर है, ये रहा कोई दूसरा वेक्टर वेक्टर बी। अब इसमें क्या होना चाहिए कि हम इनको क्या बोलते, इक्वल वेक्टर्स बोलते। पहली चीज तो इनके मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब हम इसे क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर्स बोल देंगे। इसी के साथ एक और जरूरी चीज है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये नॉर्थ से ईस्ट साउथ है तो ये भी नॉर्थ से साउथ होना चाहिए, ये वेस्ट से ईस्ट है तो ये भी वेस्ट से ईस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम या इक्वल है तो उसे हम क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर्स बोल देंगे। ठीक है, सेकंड आता है हमारा नेगेटिव वेक्टर्स। तो इसी में अगर मैं बात करूं कि ए वेक्टर की डायरेक्शन है मान लो नॉर्थ से साउथ और बी को क्या कर रहा हूं मैं, मान लो ये है बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गई साउथ से नॉर्थ। ठीक है, इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। डायरेक्शन होनी चाहिए अपोजिट। तो इन वेक्टर्स को मैं क्या बोलूंगा, इन वेक्टर्स को बोलूंगा नेगेटिव वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स में सिर्फ डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। इक्वल वेक्टर्स में डायरेक्शन होती है सेम और नेगेटिव वेक्टर्स में डायरेक्शन होती है अपोजिट, या फिर इनको बोल देंगे हम एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, और इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल। मतलब कि इनके बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू होगी 0, इनके बीच में जो एंगल है इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। तो ये हमने डिफाइन कर दिया किसको, इक्वल वेक्टर्स को और नेगेटिव वेक्टर्स को, कि नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे दोनों वेक्टर्स के, पर डायरेक्शन अपोजिट होगी एक दूसरे से। इक्वल वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन सेम। ठीक है, थर्ड आता है हमारा कोलिनियर। नेक्स्ट चलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स पे। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, पहला लाइक, दूसरा अनलाइक। ठीक है, हमने देखा इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स में जो मैग्नीट्यूड होते हैं दोनों वेक्टर्स के वो होते हैं सेम, बट कोलिनियर में क्या होंगे, वो सेम नहीं होंगे, मतलब कि इक्वल नहीं होंगे। यहां पे क्या है, अनइक्वल वेक्टर्स होंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। एग्जांपल देख लेते हैं, एक वेक्टर है वेक्टर ए जिसका कोई मैग्नीट्यूड है, सेकंड वेक्टर देखते हैं कोई, ये रहा, ये वेक्टर बी है। तो इनके मैग्नीट्यूड्स क्या है, अनइक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है, अनइक्वल है। तो अगर मैं लाइक की बात करूं तो वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर बी अगर दोनों अनइक्वल होने के बावजूद भी दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन हो सेम, तो उसे क्या बोल दूंगा मैं, लाइक। ठीक है, ये कोलिनियर के ही पार्ट्स है, कोलिनियर वेक्टर ही बोलते हैं, बस इसके दो पार्ट बना दिए, लाइक और अनलाइक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शंस। तो अगर वो लाइक है तो मतलब कि उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर वो अनलाइक है तो दो वेक्टर्स, एक मान लो वेक्टर ए, ये भी था वेक्टर ए और वेक्टर बी, दूसरा मान लो वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या है, यहां पे अपोजिट, डायरेक्शन आ गई अपोजिट। तो इनको क्या डिफाइन कर देंगे, यही है हमारे कोलिनियर वेक्टर। टू इक्वल और अनइक्वल वेक्टर्स
हैविंग सेम और डिफरेंट डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल में क्या है, टू और मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, इसका ओरिजिन है यहां से, मतलब ये अराइज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है यहां से। ठीक है, कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है, कोई तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी, ये रहा, कोई और वेक्टर है, मान लो ये हो गया वेक्टर डी। तो जितने भी वेक्टर्स हम यूज कर रहे हैं सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो ऐसे ही वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही वेक्टर्स को बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, जिनके स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। सारे वेक्टर्स को हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर्स। तो पहले तो देखेंगे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमेशा होता है 1 यूनिट, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, फिर देखते हैं कि ये इसका रोल क्या होता है। कोई भी एक क्वांटिटी है, जैसे मान लो ए, ठीक है, अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूं, एक डायरेक्शन ऐड कर दूं, तो ये स्केलर क्वांटिटी से क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो मैं वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर सकता हूं ए इंटू ए कैप, ये आ गया ए कैप। ठीक है जी, तो ये ए कैप जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन जो हो रही है ये डिनोट करती है क्या, ये करती है डायरेक्शन की। जो मैग्नीट्यूड है ना ए, ये वाला, ये क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसको हम स्केलर क्वांटिटी भी बोल देंगे। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी में या किसी भी मैग्नीट्यूड में अगर हम एड ऑन क्या कर दे, डायरेक्शन को ऐड कर दे, तो वो क्वांटिटी क्या बन जाती है, वो क्वांटिटी बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये रोल होता है किसका, एक यूनिट वेक्टर का, कि उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो होती है 1, बट उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन की नॉलेज होती है कि जो वेक्टर क्वांटिटी में वो यूज हो रहा है उसकी सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये डिनोट कर देता है किसको, डायरेक्शन को, किसी भी क्वांटिटी को। तो ए कैप की अगर डायरेक्शन निकालू तो डायरेक्शन आएगी वेक्टर ए अपॉन ए, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इनको डिवाइड कर दो तो आ गया हमारा क्या, यूनिट वेक्टर। इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है 1 यूनिट, और इसलिए इसको डिफाइन करते हैं हम यूनिट वेक्टर्स। लास्ट हमारा बचता है नल और जीरो वेक्टर। नल और जीरो वेक्टर की बात करूं, नल या फिर जीरो वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड होगा 0, ठीक है, और दे डू नॉट सेंस एनी डायरेक्शन, तो इनको हम डिफाइन कर देंगे नल और जीरो वेक्टर्स में। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 0, और उन्हें डायरेक्शन की कोई सेंस ही नहीं है, मोशन की डायरेक्शन की कोई भी सेंस नहीं है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम डिफाइन कर देंगे जीरो या फिर नल वेक्टर्स। नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। अब रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, हमने मान लिया रियल नंबर क्या है, n, रियल नंबर मान लिया n की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, और कोई भी 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, तो हम किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लिया वेक्टर ए है, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से, किसी भी रियल नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा अपनी एक्चुअल वैल्यू के, अपने एक्चुअल मैग्नीट्यूड के। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बात करता हूं ए वेक्टर की कोई वैल्यू है 10, ठीक है, n की वैल्यू ले ली मैंने 2, तो 2 की मल्टीप्लाई मैंने 10 में करी तो ये बन गया 20,
20 का मतलब क्या हुआ कि 2 टाइम्स ऑफ 10। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी रियल नंबर की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी भी वेक्टर में, तो वो क्या हो जाएगा, उतने ही टाइम्स उसके मैग्नीट्यूड क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं। कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दी इसकी। n क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ए वेक्टर में मल्टीप्लाई करी तो ये क्या बन गया, ये बन गया वेक्टर। ठीक है, एन ए, मतलब कि जो पहली क्वांटिटी थी उसके n टाइम्स बन गया ये, तो या तो इंक्रीज होगा या फिर वो डिक्रीज होगा। अगर n की वैल्यू नेगेटिव है, अगर n की वैल्यू हमारी क्या है, नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बिकम अपोजिट, ये रहा। ठीक है जी, तो ये है हमारा कि रियल नंबर से हम अगर किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने ही टाइम्स वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारा वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वेक्टर्स की, किससे, स्केलर क्वांटिटीज से। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, एक एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, तो हम यही देख रहे हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी को जब मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ, तो जो प्रोडक्ट बना है, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, वो कैसी क्वांटिटी आएगी, वो आएगी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी। ये आ गई वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं मोमेंटम का, P इक्वल्स टू एम बी। ठीक है, m मास, मास दोबारा से क्या है, स्केलर है। v क्या है, v है हमारी वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आ गई वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, मोमेंटम है, ये भी क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, ये भी बनेगा एक वेक्टर क्वांटिटी। ये बन गया एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन किसका, वेक्टर्स का। ठीक है, किससे, स्केलर क्वांटिटी से। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, वेक्टर ही आता है। ये आ गया वेक्टर। ठीक है, अब करते हैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, किसका, वेक्टर्स का। कोई मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ठीक है, सेकंड वेक्टर ले लिया मैंने, वेक्टर बी। इन दोनों को कर दिया ऐड। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आया इसका, उसको मान लिया मैंने आर, वेक्टर आर। तो आर वेक्टर क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, आर वेक्टर की वैल्यू होगी ग्रेटर देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा आर वेक्टर। ये ए से भी बड़ा आएगा, ये बी से भी बड़ा आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एड ऑन होके आई है वैल्यूज ही है। ठीक है, और ये कब की कंडीशन है, जब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो ये कंडीशन क्रिएट हुई है। अगर ये दोनों डायरेक्शन जो भी दो वेक्टर्स मैं यूज कर रहा हूं, तो उनकी डायरेक्शन अगर अपोजिट होती तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट की वैल्यू ज्यादा आती या कम आती, देखते हैं। तो वेक्टर ए को मान लिया मैंने, ये रहा वेक्टर ए। ठीक है, ये मान लिया कोई वेक्टर बी। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो इनका रिजल्टेंट सेम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस कंडीशन में माइनस का मतलब है कि जो वेक्टर बी है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है वेक्टर ए से। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एल्जेब्रिकली सम कर लेंगे हम, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से निकल के आया। मान लो जो ए है, वेक्टर ए है, वो ग्रेटर देन है वेक्टर बी, तो वैल्यू आ गई हमारी आर वेक्टर की, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एक्चुअल में हो क्या रहा था, एक्चुअल में एडिशन हो रही थी, वर अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमें ये कैसा लग रहा है कि ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है वेक्टर्स का। ठीक है, तो डायरेक्शन ही डिनोट करती है कि वो ऐड होने हैं दो वेक्टर्स या फिर सब्ट्रैक्ट होने हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं ना कहीं बी से भी कम आएगा और ए से भी कम आएगा। तो मान लो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो वेक्टर बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होगा। ये रहा रिजल्टेंट। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम किसी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं वेक्टर्स का।
ठीक है। फिर आता है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन, कि हम वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो उसमें एक लॉ लग जाता है, उसको बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई एक वेक्टर है, ये मान लिया मैंने वेक्टर ए, कोई सेकंड वेक्टर ले लिया मैंने, ये मान लिया ये है कोई वेक्टर बी। ठीक है, इन दोनों को करना है मुझे ऐड। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहली कंडीशन है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन के लिए कि दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने की कंडीशन क्या है कि एक वेक्टर का तो क्या होना चाहिए, हेड, और दूसरे वेक्टर का क्या होना चाहिए, टेल। तो कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से करेंगे, एक वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा किससे, दूसरे वेक्टर की टेल से। जैसे ये कोई एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, तो ये सेकंड वेक्टर की ये क्या हुई, टेल, और फर्स्ट वेक्टर की ये क्या हुआ, हेड हुआ। तो हेड टू टेल जो कॉम्बिनेशन है यही हमें क्या दिलाएगा, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन दिलाएगा। ठीक है जी, देखते हैं इसको। वेक्टर बी को लाते हैं, हमने लगा लिया वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर बी। ठीक है, इसकी वैल्यू है वेक्टर बी। अब इनको जब ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट किस तरीके से आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा, यहां से हम कनेक्ट करेंगे, ये रहा, ये कर दिया मैंने कनेक्ट, इसके टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दिया, तो यही मुझे क्या दे रहा है, ये दे रहा है रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर मैं बात करूं कि ए और बी में डिफरेंस की, तो यहां पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है जिसको बोलूंगा मैं थीटा। ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रिएट हो गई, ये रही। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल्स बने हैं इनको नाम दे देते हैं, इसको मान लो एम एन ओ पी। ठीक है जी, तो ये आ गया ट्रायंगल्स लॉ कि किसी भी रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है हमें और दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ट्रायंगल्स लॉ के बेसिस पे हम उसको ट्रायंगल फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, इससे ड्राइव करेंगे इक्वेशंस कि किस तरीके से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल PMO, तो PMO में ट्रायंगल्स में जो एक एंगल दिख रहा है हमें, ये है 90। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूं तो हाइपोटेनस क्या है, PM। ठीक है, क्या है, PM, तो PM का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है P से O तक, ये आ गया PO स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, M से O तक, MO का स्क्वायर। ठीक, अब मैं आगे चलता हूं, तो PM की वैल्यू क्या है, PM स्क्वायर को सेम रहने दो, PO स्क्वायर को सेम रहने दो। MO की वैल्यू स्प्लिट होगी दो वैल्यूज में, M से O तक में दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है M से N और एक आ रही है N से O। तो यहां इसे स्प्लिट कर देंगे, MN प्लस NO, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे कि PM की वैल्यू क्या है, PO की वैल्यू क्या है, MN NO की वैल्यू क्या है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि P से M तक की जो वैल्यू है वो क्या है, R में भी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को देखेंगे। ठीक है, R वेक्टर था, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। PO क्या है, PO देखेंगे इस ट्रायंगल से, ये वाला ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री पे जाऊं तो एक ट्रायंगल है ये वाला PNO, ये एंगल है थीटा, मुझे निकालनी है ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, ये तो हो गई B वेक्टर, तो ये निकालनी है इसके रेस्पेक्ट में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में लगता है, साइन में, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर PO अपॉन B वेक्टर। ठीक है, तो PO की वैल्यू क्या आ गई, PO इक्वल्स टू आ गया V वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो PO की जगह लिख दिया मैंने वेक्टर V का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा प्लस MN और NO। अब MN की बात करें तो MN क्या है, MN सीधा सीधा A वेक्टर है, तो ये आ गया वेक्टर A। ठीक है, प्लस NO की बात करूं तो NO क्या है, इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे NO की वैल्यू, तो NO
ठीक है, और ये आगे तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। तो NO की वैल्यू आ जाएगी B, NO इक्वल्स टू आ जाएगा B कॉस थीटा। तो NO की जगह पुट कर देंगे हम वेक्टर V का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ गया R वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर V का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे पूरा स्क्वायर है ये, प्लस इसकी बात करें तो ये आ गया वेक्टर A के होल स्क्वायर वेक्टर B होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 वेक्टर A वेक्टर B और कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, ये ड्राइव हुआ है हमारा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इसकी वैल्यू आगे चलते हैं तो R वेक्टर, ठीक है जी, R वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया वेक्टर V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वेक्टर A स्क्वायर प्लस वेक्टर V स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर V साइन थीटा और ये B कॉस थीटा, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, B स्क्वायर, और बचा क्या, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया, एड ऑन क्या हुआ, प्लस 2, अच्छा अभी तो ये भी बच रहा है ए, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, जो लास्ट इक्वेशन थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बन गई 1, तो ये तो हो गई कैंसिल। ठीक है जी, तो ये आ गया आगे वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। यहां से अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो आर को मैं सिंपल लिख सकता हूं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, आर, और यहां पे आ गया अंडर रूट, और क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो ये आ गया मेरा फाइनल डेरिवेशन किस चीज का, मैग्नीट्यूड निकालने का, किसका, जो मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा था इसकी। ठीक है, ए और बी वेक्टर को जब मैं ऐड कर रहा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग, तो रिजल्टेंट आ रहा था मेरा आर, तो आर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना था तो फाइनल डेरिवेशन मेरी क्या बन गई, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये बन गया मेरा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इससे निकाल दिया मैंने मैग्नीट्यूड। अगर मैं बात करता हूं डायरेक्शन की, डायरेक्शन किसकी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर्स, तो इसको मान लो ये है अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या बैठा, यहां पे लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा मतलब कि टेन अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू बैठेगी पीओ अपॉन एमओ, तो यहां पे आ गया टेन अल्फा। ये क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टेन अल्फा, तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, पीओ अपॉन एमओ। पीओ की वैल्यू क्या थी, पीओ की वैल्यू हमने पहले पुट करी थी, पीओ की वैल्यू है बी साइन थीटा, तो यहां पे रख देंगे बी साइन थीटा, और एमओ की वैल्यू क्या थी,
MO की वैल्यू थी हमारी MN प्लस NO, जो कि हमारी बैठी वेक्टर A प्लस वेक्टर V का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये आ गया मेरा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर V का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये मेरा ड्राइव हो गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इस तरीके से निकालूंगा मैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan अल्फा के बेसिस पे। नेक्स्ट चलते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है कि एक एन ओल्ड मैन वॉक्स 10 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एट एन एंगल 60 डिग्री विद द ईस्ट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि कोई एक बुजुर्ग आदमी है, वो किधर की तरफ चला, ईस्ट की तरफ चला। मैंने डायरेक्शन मान लिया कि ये हो गई डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो सेंटर से किधर की तरफ चला, ईस्ट की तरफ चला, ये चल गया ईस्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या करा उसने अपने लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट मतलब इस पार्ट से इधर की तरफ, लेफ्ट ये हो गया, तो 60 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, और देन ही वॉक 10 मीटर्स इन दैट डायरेक्शन, और उसने क्या करा, उस डायरेक्शन में मुड़ के ट्रेवल करना शुरू कर दिया। ये डायरेक्शन है 60 डिग्री लेफ्ट। ठीक है, तो ये कोई वैल्यू आ गई उसकी, पहले कितना चला वो 10 मीटर्स चला, तो मान लिया ये हो गई 10 मीटर। सेकंड जब वो 60 डिग्री पे मुड़ा तो उसके बाद भी वो कितना चला, 10 मीटर्स चला। अब आगे कह रहा है हिज ग्रैंडसन आफ्टर सीइंग हिम रन्स स्ट्रेट टू हिम फ्रॉम द पोजीशन एन ओल्ड मैन स्टार्टेड हिज जर्नी। ठीक है, तो कोई मान लो यहाँ पे वो तो पहुंच गए यहाँ पे ओल्ड मैन, ये आ गया ओल्ड मैन, जो उसका ग्रैंडसन था वो अभी यहाँ पे है। तो उसने देखा उसके दादाजी यहां पे जा रहे हैं, तो उसने सीधी दौड़ लगा दी उसकी तरफ। ठीक है जी, यहां से चला वो सीधा यहां पे, ये आ गया। ठीक है, तो जब उसने सीधी दौड़ लगा दी तो अब आगे वो पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस हिज ग्रैंडसन ट्रेवल टू रीच हिम एंड इन व्हाट डायरेक्शन ही रैन। ठीक है, तो पहली चीज तो उसने क्या पूछ लिया, रिजल्टेंट पूछ लिया कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, कि कितना चलेगा ग्रैंडसन के पास पहुंचने के लिए। सेकंड पूछ लिया कि किस डायरेक्शन में वो जाएगा, मतलब कि ये अल्फा जो है। ठीक है, तो मुझे पता है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। गिवन क्या है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, A की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, B की वैल्यू भी कितनी है 10 मीटर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो R क्या आ गया हमारा, R इक्वल्स टू सीधा सीधा आ गया अंडर रूट A का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो गया 100, B का स्क्वायर वो भी 10 है तो मतलब 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है कॉस 60 इक्वल्स टू होता है 1/2, तो वैल्यू आ गई 1/2, 2 से कैंसिल, तो वैल्यूज क्या आई, R इक्वल्स टू अंडर रूट 100 प्लस 100 200 प्लस 100, तो वैल्यू आ गई हमारी 300 अंडर रूट में। और रिजल्टेंट कितना आ गया, रिजल्टेंट आ गया मेरा 10√3 मीटर। तो उसे कितना ट्रेवल करना है, उसे ट्रेवल करना है 10√3। जब वो 10√3 यहाँ ट्रेवल करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, अपने दादाजी के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, सेकंड केस बोल रहा है डायरेक्शन कौन सी होगी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 10 अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, अभी लास्ट हमने देखा था कि बी वेक्टर साइन के साथ और a प्लस बी वेक्टर कॉस के साथ, तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी थी 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू बनी √3/2 अपॉन a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू भी है 10 इंटू कॉस 60 1/2, ये कटा बचा 5। ठीक है, 2 से ये कटा ये बचा 5, वैल्यू आ गई 5√3 अपॉन 10 और 5 कितने हुए, 10 और 5 हुए 15, तो 5 से 15 कटा 3, √3 बन जा और ये आ गया √3, तो वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है जी, तो tan अल्फा इक्वल्स टू आ गया 1/√3। अब
किस tan की वैल्यू में 1/√3 वैल्यू होती है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई सीधा सीधा 30 डिग्री। हमें पता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो हमने कंपेयर करा तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। तो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन थी, जो वो सेंटर से जा रहा था, तो उसके सन को किधर की तरफ जाना है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 30 डिग्री पे जाना है। ये आ गया 30 डिग्री पे। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम वेक्टर्स लेते हैं, जैसे हम ट्राइंगल्स में ले रहे थे, तो वेक्टर्स को अरेंज कर रहे थे और उनका रिजल्टेंट जो निकाल रहे थे वो एक ट्राइंगल फॉर्म करके निकाल रहे थे हम। इसमें क्या है कि हम वेक्टर्स को पुट करेंगे ऐसे जैसे कि एक पैरेललोग्राम की साइड्स होती है और वो एडजेसेंट साइड जो होती है उसके बेसिस पे। तो करते हैं, एक वेक्टर ले लिया मैंने, वेक्टर ए, दूसरा कोई वेक्टर ले लिया वेक्टर बी। ठीक है, इसके अगर पैरेलल में ड्रॉ करूं तो ये आ गया, ये भी क्या है वेक्टर बी है। ए के पैरेलल ड्रॉ करूं तो ये आ गया वेक्टर ए है। ठीक है जी, तो वेक्टर ए के पैरेलल वेक्टर ए, बी के पैरेलल बी, तो ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया है। अगर मैं बात करता हूं ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा, एक डायगोनल आ जाएगा जो ये है। ठीक है, ये आ गया डायगोनल। क्लियर है, तो ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा रिजल्टेंट किसका, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। ये आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी वो ट्रायंगल्स लॉ ही लग रहा है, हमारा सेम प्रोसेस है। इसमें भी हम डायरेक्शंस देखेंगे और निकाल लेंगे वैल्यू, और इसका भी जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कितना होगा, आर इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस है जैसे लास्ट हमने ट्रायंगल्स लॉ में क्या है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट किसका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का। ठीक है, इसमें भी अगर एंगल की बात करोगे, ये हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा थीटा, और यहां से ये भी बोला जाएगा हमारा थीटा। ठीक है जी, तो tan अल्फा भी सेम आएगा जैसे ट्रायंगल्स लॉ में था, कितना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बन गई फाइनल डेरिवेशन। या अब इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है कि लॉ ऑफ ट्राइंगल्स हो या पैरेललोग्राम हो, दोनों में रिजल्टेंट की वैल्यू और जो डायरेक्शन की वैल्यू है रिजल्टेंट के, वो सेम आनी है, सेम फॉर्मूला यूज होना है उसमें। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट आते एक एग्जांपल दे रखा है कि दो फोर्सेस हैं, दोनों की वैल्यू 4 न्यूटन है, किसी एक बॉडी पे एक्ट कर रही है और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का। तो एक बॉडी लेते हैं, एक बॉडी है ये। ठीक है, इसमें कोई एक फोर्स लग रही है, ये मान लिया मैंने F1, कोई दूसरी फोर्स लग रही है, ये मान लिया मैंने F2। इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा है कितना, 60 डिग्री। तो इनका एक्चुअल में रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी जो इस बॉडी पे एक्चुअल में लग रही होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इसके पैरेलल एक ड्रॉ कर लिया, एक पैरेलल ड्रॉ यहां से कर लिया, तो ये क्या बन गया F2, ये बन गया F1। तो मैं यहां से इसको जब कनेक्ट करूंगा तो ये आ गया मेरा रिजल्टेंट, ये आ गया। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं रिजल्टेंट के, तो मुझे फॉर्मूला पता है R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा। तो R की वैल्यू सिंप्लीफाई कर देंगे हम, ये रहा। F1 की वैल्यू कितनी थी, 4 न्यूटन, F1 की वैल्यू थी 4 न्यूटन, F2 की भी वैल्यू कितनी थी 4 न्यूटन, थीटा इक्वल्स टू दे रखा है 60 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, 4 न्यूटन 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो R इक्वल्स टू आ गया हमारा 16 प्लस 16 प्लस 16। ठीक है, तो 3 इंटू 16, वैल्यू आ गई 4√3, ये आ गई न्यूटन में। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई हमारी 4√3 न्यूटन। अब आगे क्या बोला उसने, डायरेक्शन भी बोल,
तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा, बी की वैल्यू कितनी 4, 4 इंटू साइन अंडर रूट 3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, नीचे क्या है ए कितना है 4 प्लस 4 कॉस 60 मतलब कि 1/2, इस 2 से ये 2 गया, 4 गया तो बचा 2, इससे ये गया बचा 2, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू 2√3 अपॉन 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रूट 3/3, इससे एक गया बचा √3, तो वैल्यू इसमें भी क्या आ गई 1/√3, और हमें पता है कि टेन की 1/√3 किस में आती है, टेन 30 डिग्री पे आती है 1/√3, तो अल्फा क्लियरली हम बोल देंगे 30 डिग्री। ये आ गई किसकी वैल्यू, डायरेक्शन की वैल्यू आ गई कि जो रिजल्टेंट निकला है इसकी डायरेक्शन ये आ गई 30 डिग्री। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो जो वेक्टर्स होते हैं ऐड करते टाइम वो 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहला देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है। तो मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने कोई एक वेक्टर लिया है वेक्टर ए, कोई दूसरा वेक्टर लिया है वेक्टर बी, अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करता हूं तो कुछ रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, वो रिजल्टेंट किसके इक्वल रहेगा कि अगर मैं बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट लूं, जैसे मानो 2 को मैं 3 के साथ ऐड कर रहा हूं तो क्या बना 5, या फिर मैं 3 को 2 के साथ ऐड करूं तो भी क्या बना 5, तो इसको ही बोलते हैं हम क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं वेक्टर्स एडिशन। अगला क्या है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी, कोई वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, पहले इनको ऐड करा, इनके रिजल्टेंट को ऐड करा किसी वेक्टर सी के साथ, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस ये। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + 5 + 3 कितना बना 5 2 7, 7 और 3 10, ये बना 10। अगर मैं बात करता हूं इधर तो 2 + 5 + 3, तो 5 और 3 8, 8 में 2 प्लस करा तो कितना बन गया 10, तो ये वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ये कौन सा है, ये है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो है वेक्टर्स एडिशन की वो किसको भी फॉलो करती है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। फिर आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव पे। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ठीक है, इनको मैंने किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो x है, तो इनको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो x की मल्टीप्लाई वेक्टर a के साथ भी होगी और x की मल्टीप्लाई वेक्टर b के साथ भी होगी। ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो वेक्टर्स हमारे हमेशा फॉलो करते हैं एडिशन के टाइम पे। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है हमारा जीरो रिजल्टेंट वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को हम किस तरीके से अरेंज करें तो वो किस में आ जाए, जीरो रिजल्टेंट में आ जाए, या उनका रिजल्टेंट क्या आ जाए जीरो। या फिर अगर मैं बात करूं कि कंडीशन ऐसी क्रिएट करनी है कि जो वेक्टर्स के जो टोटल मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आ जाए जीरो। ठीक है, डायरेक्शन के इर्रेस्पेक्टिव। तो इसमें क्या है, कम से कम मुझे 3 वेक्टर्स लगेंगे। ठीक है, या तो 3 या 3 से ज्यादा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक वेक्टर को मैंने अरेंज करा, ये मान लिया वेक्टर ए, कोई दूसरा वेक्टर लिया, ये मान लिया वेक्टर बी। ठीक है, कोई तीसरा वेक्टर मान लिया मैंने, ये मान लिया वेक्टर सी। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है कि तीनों वेक्टर्स को मुझे किस तरीके से कनेक्ट करना है, हेड टू टेल का रिलेशन कनेक्ट करना है। ठीक है, कि एक वेक्टर का हेड तो दूसरे वेक्टर का टेल, फिर दूसरे वेक्टर का हेड तो तीसरे वेक्टर का टेल, तो तीसरे वेक्टर का हेड तो पहले वेक्टर का टेल। तो ये क्लोज लूप बनानी है। इस कंडीशन में जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो। ये आ गया जीरो रिजल्टेंट। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ट्राइंगल्स में ही काम करे, ट्राइंगल्स के अलग अलावा भी अगर हम 3 से ज्यादा वेक्टर्स यूज करते तो उसमें भी हमारा ये जीरो रिजल्टेंट आ सकता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये मान लिया वेक्टर ए, ये मान लिया वेक्टर बी, ये मान लिया वेक्टर सी।
ये मान लिया वेक्टर, ये मान लिया वेक्टर। इस कंडीशन में सारे वेक्टर को अरेंज कराए हेड टू टेल कंडीशन में और सबको एनक्लोज कर दिया, एक लूप में फॉर्म कर दिया है। तो इस कंडीशन में भी जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 0 रिजल्टेंट होगा। तो मल्टीपल वेक्टर्स को हम अगर लूप में क्रिएट कर देते, फॉर्म कर देते हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी वेक्टर को हम कहां पे ले आए, प्लेन में ले आए एक। ठीक है, मान लो वेक्टर ए ले आए, वेक्टर ए है, इसको ले आए किसी भी एक्स वाई प्लेन में, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे कितना इंपैक्ट आ रहा है और इसी वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ कितना इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, उसकी वैल्यू हो गई थीटा। तो अगर इसकी इंपैक्ट देख रहा हूं एक ए वेक्टर का किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो उसको मैं डिनोट कर दूंगा ए एक्स से। अगर मैं इसका इंपैक्ट दे रहा हूं किस पे, वाई एक्सिस पे, तो उसको डिनोट कर दूंगा मैं ए वाई से। ठीक है, तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे एक ट्रायंगल फॉर्म कर देना है यहां पे। ये हो गया ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये साइड क्या है, ये है 90। ठीक है, ये होगी परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस और ये हो गई हाइपोटेनस। ठीक है, अगर मैं थीटा की बात करूं और मुझे क्या निकालना है, ए एक्स निकालना है, तो ए एक्स क्या हो गया, बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉस थीटा होगा। ठीक है, अगर मुझे सिंपल वैल्यू किसकी चाहिए, बेस की चाहिए, बेस क्या है, ए एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, हाइपोटेनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस थीटा में, और यहाँ पे हाइपोटेनस है क्या, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर उसका भी मैग्नीट्यूड देख लेंगे इनटू कॉस थीटा। ये वैल्यू आ गई किसकी, ए एक्स की, कि जो ए वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस पे कितना इंपैक्ट है, ए एक्स है, और ए एक्स की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू कॉस थीटा। सिंपली अगर मैं ए वाई की वैल्यू निकालने जाऊं तो ए वाई, ये जो वैल्यू है ये होगी यहां तक ए वाई, ये किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो इक्वल भी होगी। तो मैं साइन थीटा के बेसिस पे निकालूंगा, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, ए वाई, हाइपोटेनस क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये रहा। तो ए वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहां से ए वाई की वैल्यू आ गई ए साइन थीटा। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा ए साइन थीटा। तो बेसिकली ये जो बेस एंगल होता है उस एक्सिस पे अगर मुझे क्वांटिटी देखनी है तो वो कितनी है, कॉस थीटा के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, और अगर मुझे दूसरे एक्सिस पे जिसके साथ बेस एंगल नहीं है उसमें मैं क्या यूज करूंगा, साइन थीटा यूज करूंगा। इनको हम रेक्टिलिनियर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है जी, तो मोशन इन अ प्लेन में ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे आगे काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या फिर बोल लो कि ए वेक्टर का जो इंपैक्ट है एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी है, और ए वेक्टर का जो वाई के ऊपर इंपैक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, ए वाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर्स को किस तरीके से हम यूज करते हैं मोशंस में, या फिर आगे हम और भी चीजें देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।